बिहार में तनाव बा, इलेक्शन बा 2024 का, और ऐसे में क्या होगा बिहार के अंदर? नीतीश कुमार के सपने बड़े हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, या ये इस हसरत को वो पाल कर बैठे हैं कि शायद विपक्षी दल जब जुड़े, कोई एक बड़ा सर्वमान्य चेहरा नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लॉटरी लग जाए। इन तमाम सवालों और संभावनाओं पर बात करेंगे, बिहार के नए राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे, देश के नए राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, AIMIM की तरफ से असीम वकार साहब जुड़ गए हैं, JDU की तरफ से राजीव रंजन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, चितरंजन गगन जी RJD के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर संगीत रागी जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, बिहार में एक तरफ हिंसा का दौर, राम भक्तों पर हिंसा और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, आपको नहीं लगता कि ये आप जिस वोट बैंक को लेकर चले थे उसमें अति पिछड़ा और अति दलित था, उनके ऊपर भी प्रहार हुआ है रामनवमी के दिन, और आपने देखा किस तरह की सिचुएशन बनी? क्या आपको लगता है कि ऐसे में इफ्तार पार्टी आज की उचित है? बीजेपी ये सवाल उठा रही है और मेरा भी ये सीधा सवाल है। वोट बैंक की राजनीति जनता दल यूनाइटेड नहीं करती है। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, पिछड़े अगड़े, और जिस तरह से टिकटों का वितरण उनके यहाँ होता है, उनके यहाँ कौन वैश्य होगा, कौन सवर्ण होगा, कौन पिछड़ा होगा, ये सियासत तो वो करते हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों को लेकर उनके दोहरे मानदंड हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जरिए वो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में किए गए कार्यों का हवाला देते हैं। दूसरी तरफ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में जो देश के सभी तबकों को साथ लेकर चलने की परंपरा थी, वहां इफ्तार भी होते थे और अन्य ऐसे आयोजन भी होते थे जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं। बिहार में जो सुशील मोदी जी के पिछले 3 दशक के इफ्तार को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सफाई दे पाए कि अगर इफ्तार को लेकर इतना ही इनके अंदर दर्द है, तो फिर अपने नेता सुशील मोदी के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं, या उनसे क्यों नहीं इस तरह की मांग करते रहे कि उन्हें इफ्तार नहीं करना चाहिए। देखिए, बिहार में सभी तबकों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते रहे हैं, और इसीलिए ये इफ्तार उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोगों को पूरी आजादी है, वो देखें, ठीक है, लेकिन उनकी हाँ ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल, वो कह रहे हैं कि आप आज हमारे इफ्तार पर सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले सुशील मोदी तो इफ्तार करते ही रहे। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब बिहार दंगों की आग में जल रहा है, तब दंगा पीड़ितों को राहत दिलाने की बजाय श्रीमान नीतीश कुमार इफ्तार करके क्या संदेश दे रहे हैं? क्या नीतीश बाबू रोजा रख रहे हैं कि रोजा रख के रोज इफ्तार करना पड़ रहा है उनको? इफ्तार की दावत देने के लिए पहले बेचारे जो रोजेदार हैं, उन रोजेदारों के घरों को जो आग के हवाले दंगे में कर दिया गया है, जो लोग जेल पहुंच गए हैं दंगा करके, और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी और आपकी पुलिस ने कार्रवाई ना की, जिसके कारण वहां दंगे भड़के, राम भक्तों पर आपने जो है एक वर्ग विशेष के लोगों को पथराव करने के लिए जो आपने छूट दे दी, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि साहब, जैसे कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरह से कहना पड़ेगा कि जब बिहार जल रहा था दंगे की रफ्तार से, तब श्रीमान नीतीश कुमार दावते रोजा इफ्तार में बिजी थे। तो ये सवाल इसलिए नहीं है कि आप रोजा इफ्तार कर क्यों रहे, प्रश्न क्या है? क्या बिहार में दंगे नहीं हैं? और क्या दंगों के समय आपको राहत देने के कार्य में जाना चाहिए कि इफ्तार करना चाहिए, दावत उड़ाना चाहिए? शोक के अवसर पर दावत उड़ाने की परंपरा, इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, शोक के अवसर पर दावत उड़ाने की परंपरा। चितरंजन गगन साहब, दोनों तरफ के लोगों को नुकसान हुआ है, हिंदू पक्ष को भी, मुसलमान पक्ष को भी। सवाल यह है कि आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ये आरोप बीजेपी भी लगाती है और ये शब्द मेरे भी हैं, इसी के चलते तो वहां पर दंगा हुआ, वरना बीजेपी जब तक शासन में थी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं देखने को मिली। जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे, एक आध 2 घटनाओं को छोड़कर। दीपक जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भाजपा सरकार में थी तो दंगा नहीं होता था। वही सवाल है, भाजपा जब सरकार से अलग हो गई, जब उससे यह दिखाई पड़ रहा है कि 2024 में जो उसका आंतरिक सर्वेक्षण हुआ और उसमें जब उसको खबर मिली कि 2024 में बिहार में मेरा
स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाला है। उसके बाद तरह तरह के साजिश किए जाने लगे। पहले जो है सो बिहारी और मद्रासी का सवाल उठाया गया कि यहाँ तमिलनाडु में बिहारियों के साथ जुर्म हो रहा है। वह जब इनका मिशन फेल हो गया तब उसके बाद में यह जो है सो रामनवमी के अवसर पर ऐसा माहौल बनाना चाह रहे थे कि यहाँ एक मैसेज आए कि हाँ साहब बिहार जो है शांत है और नीतीश कुमार को कैसे बदनाम किया जाए, बिहार को बदनाम किया जाए। उसमें कहीं सफलता इनको नहीं मिली। जिस बात को इतना बढ़ा था कि मैं पहले भी आपके चैनल पर मैं कह चुका हूं कि दंगा हुआ, घटना घटी, लेकिन आप उसको जिस रूप में विस्तारित रूप में भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे हैं, जिस ढंग से इसको नेशनल मीडिया पर बार बार इन लोगों का बयान आ रहा है, वह जो है सो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब हो रहा है। और तुष्टीकरण की बात, तुष्टीकरण में न राष्ट्रीय जनता दल विश्वास रखी है, महागठबंधन के कोई भी घटक, चाहे जनता दल यू हो, कांग्रेस हो या जो लेफ्ट पार्टी है, कोई उसमें विश्वास नहीं रखती है। हम बिहारियों की बात करते हैं, हम आम लोगों की बात करते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है। मैं बता रहा हूं, अभी विजय सिन्हा जी का आपने बयान सुनाया, उन पर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर जो है सो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उन पर खर्च हो रहा है। उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है और उसके बाद उनका बात सुनिए, मदरसा में आतंकवाद पनपता है, आतंकवाद को संरक्षण मिलता है, तो मदरसा को आप जो अनुदान दे रहे हैं भारत सरकार, पहले उस पर आप क्यों नहीं रोक लगाते हैं? आप तो आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं मैंने मदरसा को यह दिया, मैंने मदरसा के लिए यह दिया, और आप कर रहे हैं। कितना घटिया बयान है कि मदरसा में आतंकवादी पलते हैं, आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप है। यह भारतीय संविधान की शपथ लेकर और हिंदू और मुस्लिम करते हैं। यह जो कभी भी शांति की अपील की इनके द्वारा किया गया, कभी नहीं, केवल आग में घी लगाने का प्रयास किया गया, बिहार को जलाने का प्रयास किया गया, और छटपटाहट वही है बिहार को जलाने का प्रयास। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और उससे जुड़ा ही संगठन दावा कराते हैं। और फिर इसी बात को लेकर मैं असीम वकार के पास जाऊंगा। एआईएमआईएम बड़ी पार्टी रही और लोग कहते हैं कि एआईएमआई ने उनकी पार्टी ने जो सीटें जीती ओवैसी साहब की, अगर वो सीटें आरजेडी जीत लेती तो वो सरकार में आ जाती। ये समीकरण भी हमको उस वक्त देखने को मिला था। मैं इस वक्त आपको बता दूं, बिहार में काबा के बाद यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी से हम गाना सुनेंगे। राजनीतिक बहस में इनको लाना उचित नहीं है, तो मैं सीधे सबसे पहले संगीत रागी जी आपके पास चलता हूं। और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि संगीत रागी जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी तो दंगा कराती है, सरकार से बाहर हुई, देखिए दंगा करा दिया, गगन साहब का आरोप है, और यही आरोप तमाम आपके विरोधी दल आप पर लगाते हैं। देखिए दीपक जी, दंगा वहाँ होता है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है। आज़ादी से पहले भी होता था, आज़ादी के पश्चात भी होता रहा। पहली बार रामनवमी के दिन दंगा नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे बिहार शरीफ में, सासाराम के अंदर और अन्य जगहों पर, भिवंडी में, बड़ौदा में, और आपने देखा होगा यदि भारतीय जनता पार्टी यदि कराती तो गुजरात में भी दंगे हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी दंगे हुए हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोग जो है अपने ही प्रदेशों में दंगे कर रहे थे। लेकिन देखना पड़ेगा, दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह पर दंगे उसी दिन रुक गए, लेकिन बिहार में अगले दिन भी जारी रहे, बंगाल में अगले दिन भी दंगे होते रहे। इसके अतिरिक्त एक उत्तर प्रदेश राज्य, इतना बड़ा राज्य, 16 करोड़ जहाँ पर जनसंख्या हो, 14 करोड़ जनसंख्या हो, वहाँ पर एक भी दंगे नहीं होते हैं। होम मिनिस्ट्री जो है वो हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, और इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी उनकी काबिलियत उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर। पहली बार उन्होंने काबिलियत दिखाई थी, उसके बाद से वो फिसड्डी ही रहे हैं जहाँ तक आकलन है। आज भी यदि आप देखेंगे, हमें तो शर्म आती है कि एक व्यक्ति जो 17 साल तक मुख्यमंत्री का बागडोर संभाला हो और वो कहता हो कि बिहार को जो है वो स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय दर है उससे कम से कम दुगनी है, दुगनी। मैं फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, इसका नतीजा ये है कि बिहार को आपने गटर में डाल रखा है, और गटर में डालने का सबसे बड़ा काम जो है वो नीतीश कुमार ने एक किया है। जी उसकी सहयोगी बीजेपी भी रही लंबे समय तक। देखिए, अगर बिहार गटर में है तो उसके लिए बीजेपी भी उसकी जिम्मेदार है। मैं तो बीजेपी पर भी ये सवाल उठाते रहा हूं, बिल्कुल सवाल उठा रहा हूं कि एक ऐसे काहिल आदमी को आपने मुख्यमंत्री दिया, जबकि आपके वोटों की संख्या ज्यादा थी, आपकी जीत की संख्या ज्यादा थी। इसके बावजूद भी आपने नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को
अहंकारी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया जिसका डेवलपमेंट मॉडल कुछ है ही नहीं। यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट देखने इंडस्ट्रियल एरिया थे बिहार के अंदर, वो सारा बैठ गया बिल्कुल आऊंगा इंडस्ट्रियल आपके एरिया। पास। मैं एक रिएक्शन एआईएमआईएम का ले लूं, आपके पास बिल्कुल रिबटल के लिए आऊंगा। लॉजिकल जवाब आपकी तरफ से ही बनता है, लेकिन असीम वक़ार जी मेरे साथ है। असीम वक़ार जी, एक शब्द उन्होंने कहा, एआईएमआईएम का रोल बिहार में, मैंने बताया महत्वपूर्ण रोल है। आपका एक वोट बैंक है सीमांचल के इलाके में, और वही बात संगीत रागी कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहां पर दंगे होते हैं। सवाल सुनिए ध्यान से, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहीं पर दंगे होते हैं। क्या कहना है असीम वक़ार जी आपका? बेवकूफों की बात का क्या जवाब दिया जाए? ना प्लीज व्यक्तिगत ना हो असीम वक़ार जी। क्या जवाब दिया जाए? असीम वक़ार जी, सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। मैंने आज तक राजनीति में कभी सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। उन्होंने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप भी मत बांटिए। हमने सर्टिफिकेट बांटने की प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोली है। टोक रहे हैं आप जैसे, नहीं व्यक्ति विशेष को मैंने कह दिया तो आपकी मिर्चें लग गई। सर, मिर्चें लगने की बात मेरी नहीं है, पूरी कौम को कह रहा है। संस्कार भी कोई बात होती है। तो आप मुंह में लड्डू लेके बैठ गए? नहीं, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा भाई, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा। असीम वक़ार जी देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं सबको बोलने का मौका देता हूं, लेकिन कोई आदमी बेवकूफ है, इसका सर्टिफिकेट असीम वक़ार नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा, नहीं दे सकते आप सर्टिफिकेट। तुमको यदि बेशरम, तुमको शर्म आती है तो तुम फैक्ट को काउंटर करो, बदतमीज कहीं का। अरे चुपचाप बैठो तुम। अरे गली के चुप बदतमीज गली के बदतमीज। प्लीज संगीत रागी जी, असीम वक़ार जी चुप रहो। एक गली के गुंडे असीम वक़ार जी, संगीत रागी जी, मैं दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूं। आरजेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी बताइए मुझे, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है जिस राजनीति पर काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा तुष्टीकरण, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण हो जाए, तृप्त हो जाए अल्पसंख्यक, कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जाके जो काम किया, आज तो उनकी इतने सारे इफ्तारों के बाद वो गलती धुल गई। देखिए, सबसे पहले मुझे हैरानी है दीपक जी, हिंदुस्तान के सबसे विश्वस्त, अनुभवी, प्रखर एंकर के तौर पर आपकी पहचान है। आपके शो में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसने राज्य में, बिहार में 20 वर्षों तक चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार बनी हो, बतौर मुख्यमंत्री बिहार की अगुवाई की है। उन्हें काहिल कहने वाले लोगों की हैसियत क्या है, मैं इतना जरूर बता देना चाहूंगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई सवाल है तो पिछले 2 वर्षों में इस देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की अकर्मण्यता, इसलिए कि इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग सेंटर की जवाबदेही है, और दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जो हिंदुस्तान के तमाम बड़े इलाके हैं, चाहे वो संवेदनशील इलाके हो, जहां अल्पसंख्यक मतदाता कम हो, ये उनकी दूसरी बात है जिनका मैं प्रतिवाद करता हूं, उन जगहों पर भी दंगे भड़के। हरियाणा में बाजाप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी संरक्षण में एक मस्जिद में घुसकर उन्होंने हुड़दंग मचाया। आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में 2 शहरों में अगर कोई बात हुई तो वो नियंत्रण में भी होगी, लेकिन आपकी वहां रोटी आप सेकना चाहते हैं, और आपको ये पता है, ये सच है, चितरंजन गगन ने ये कहा, आंतरिक सर्वेक्षण और देश के 2-3 विश्वस्त सर्वेस के जरिए ये इन्हें ज्ञात हो गया है कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा, और बिहार का खाता अगर नहीं खुला तो 303 से सीधे 40 सीटें नीचे जाएंगी। बंगाल से लेकर झारखंड, इनके पतन की पृष्ठभूमि तैयार है। और जिस हुकूमत की बात ये कर रहे हैं, ये 2 तरीके का खेल है। एक तरफ अडानी प्रकरण को किसी तरह से नेपथ्य में भेजा जाए, तो एक तरफ राहुल गांधी, दंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार। आप कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। आप होते कौन है? कौन होते हैं आप? जनता किसी को प्रधानमंत्री बनाती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, जबकि बार बार नीतीश कुमार जी ने कहा, ये कितनी बुरी बात है कि उन्होंने बार बार कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कहीं अगर बैकग्राउंड में अगर लाल किला है, तो लाल किला आपके लिए नफरत की वजह हो सकती है। हम उसे हिंदुस्तान के गर्व का प्रतीक मानते हैं, अभिमान का प्रतीक मानते हैं।
और उस प्राचीर से प्रधानमंत्री चाहे कोई हो उन्हें झंडा फहराना होगा। केवल मुगलिया प्रतीक मान करके आप लाल किला से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आकांक्षा वहां पहुंचने की आपकी नहीं। इसलिए जवाब काहिली का अगर कोई पैमाना है तो देश के गृह मंत्री से काहिल इस देश में कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी किसी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं। खैर संगीत रागी जी ने कुछ नीतीश कुमार जी के बारे में बोला, आपने कुछ गृह मंत्री के बारे में बोला। पॉलिटिकल टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नेहा को तैयार कर लेते हैं। नेहा, आपको बस इस सवाल के जवाब के बाद अपना गीत गाना है, क्योंकि आपका गीत आज हिट हो गया है और अच्छी बात है, आप दूसरी तरफ भी लिखने लगी है, मुझे कुछ हुई है जान के। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रेम शुक्ला जी, बड़ी एम्बिशंस है नीतीश कुमार की, लग रहा है इस बार पूरी हो जाएंगी। राजीव रंजन जी तो कह रहे हैं बिहार बंगाल में खाता नहीं खुलेगा आपका। जी, ये घर में नहीं दाने नीतीश चले भुनाने की वो दशा है। और अभी बिहार के उपचुनाव के विधानसभा के परिणाम बता रहे हैं कि किस तरह से जदयू राजद के अपवित्र गठबंधन को पराभूत किया गया। विधान परिषद के चुनाव संकेत दे रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में 100% वृद्धि हुई है। विधान परिषद भी जीता है, विधानसभा भी जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का काम तो सब इनको पता है, लेकिन मुख्यमंत्री का काम सिर्फ इफ्तार पार्टी को जो है उड़ाना है, सबको जो है भाषण देना है। भाई ये बताइए ना कि नालंदा में जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां के दंगा पीड़ितों ने जो दंगे में उनको नुकसान हुआ, उनको बचाने का जिम्मा सिर्फ अमित शाह का है। नीतीश कुमार क्या सिर्फ तेजस्वी के तलवे चाटने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? थोड़ा सा अभी आप काहिल अगर गृह मंत्री जी के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, काहिल शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री को काहिल कहा, तो मैं कह रहा हूं तलवा चाट रहे हैं क्या वो? जिसने उनको पलटू राम कहा उसके तलवे चाटने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं क्या वो? और उनको तेजस्वी ने पलटू राम कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए। और अभी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जो दुर्गति हुई थी, उनकी सभाओं में लोग हूट करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए होते तो इस बार हल्दी नहीं लगी होती। काहे चिल्ला रहा है आदमी, क्यों चिल्ला रहा है? इसको शांत कराओ भाई। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था कि क्यों धैर्य खो दिया इन्होंने, क्या हो गया इनका रक्तचाप क्यों बढ़ गया जनाब का? दीपक जी क्या हो गया इन जनाब को, इनका रक्तचाप बढ़ गया? किसकी हैसियत पूछ रहा है चिरकुट? इसकी हैसियत पूछ रहा है? नेता की हैसियत दोनों सम्मानित नेता है, मेरे सालों पुराने दोस्त हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। इस चिरकुट को, इस शुकर को मैं कुछ कह रहा था क्या? मैं इसको कुछ कह रहा, देखिए किस तरह की गालियां बक रहा है। यार मैं दोनों का हटा रहा हूँ। क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया? बिहार की नया, ये सब आपकी गलती है। आप ये गाना नहीं गाती, हम डिबेट नहीं करते। देखिए प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, असीम भाई, संगीत जी, प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, गगन साहब अभी तक बहुत सोबर है। गगन साहब आप अपना कूल मत छोड़िएगा, मैं आपको थोड़ा ठंडा करता हूं। प्लीज अपना रक्तचाप सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा नीचे करें, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बिहार में काबा सुना दीजिए, फिर मेरे लिए 2-3 सवाल है और फिर हमेशा की तरह हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। मैं गीत से शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल गीत से करिए, फिर मैं पूछता हूँ कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे? ओह नहीं बिल्कुल, आप सारे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। बिहार में काबा सीजन 2 में सुनाती हूँ। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे काबा बिहार में काबा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से। अरे काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा।
और काबा बिहार में काबा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दाबा, गर्दाबा, रंगबाजी, गर्दाबा। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, नया बात बड़े केयरफुली वर्डेड है, मतलब आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है। वो तमाम चीजें जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस की थी, आपने गाने की शक्ल में उतारा है। मैं सोचता हूं तापमान थोड़ा कम हो गया होगा, 5, 7, 10 मिनट और बात कर लेते हैं, फिर नेहा के साथ स्पेशल बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं सीधे यहां से चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास, राजीव भाई के पास, असीफ वकार जी के पास, चितरंजन जी के पास, रागी साहब के पास। प्लीज नाराज ना हो और हम सभ्यता के साथ बात करें। तो मैं प्रेम शुक्ला जी, अब आपने जो आरोप लगाए उसके, तो कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया आपने उसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने कहा दोनों से लैंग्वेज, सुअर कहूं, नाली का नहीं है। मेरा संस्कार इस तरह का नहीं है। कैसी गालियां देता है, कैसे गले चलाती है भाई, गटर में जन्मा क्या, इसकी पैदाइश क्या है भाई। थोड़ी देर छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। क्या हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपस में निपट लेंगे। आप एक दूसरे से कह सकता हूँ, लेकिन मैं सुअर की औलाद कहूंगा नहीं। अरे प्लीज अपना नेक्स्ट टीम नहीं। अब मैं माफी चाहूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं वाकई नेहा के इंटरव्यू पर चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट को अब कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे सम्मानित नेता कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। चितरंजन गगन जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप यहाँ पर? नहीं दीपक जी, जिस बात पर प्रेम शुक्ला जी को रिएक्शन हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि जो आप नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं, राजीव जी ने तो सही कहा। हमने कि देखिए गृह विभाग कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना गैर जिम्मेदाराना है कि जो माननीय कितनी गालियां बकी इन्होंने यहाँ चैनल में बैठ के। मैं सुअर को भी सुअर नहीं कहता, मैं सुअर को भी सुअर कहना क्यों नहीं लगता मुझे, लेकिन ये सुअर से भी ज्यादा नीचे उतर गए। सुअर का सुअर से भी कैसे सुअर आपको सुअर का भी अपमान कर रहा है। सर आप तमाम सम्मानित लोग हैं जिनके 40 साल पॉलिटिक्स में पूरे हो गए हैं। आप राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, प्लीज। गालियां बकता है चैनल, कैसे गालियां बक रहा है, ये पागल हो गया भाई। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या करूं मैं? अच्छा आप लोग डिसाइड कर लीजिए, शो चलेगा कि इसी तरह की व्याकरण का इस्तेमाल होगा, विशेषणों का इस्तेमाल होगा? इसी तरह के विशेषणों का इस्तेमाल हो गया। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी से शुरू कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी शो चलाएं या ऐसे विशेषण चलेंगे? मैंने तो बिल्कुल किसी के लिए गलत विशेषण, मैंने सिर्फ काहिल का उत्तर दिया। उन्होंने बिफर कर गालियां बकनी शुरू की। मैं अब भी कहता हूं कि गालियां देना मेरा संस्कार नहीं है। मैं उनको सुअर नहीं कहना चाहता, मैं यही कह रहा हूं। मैं बिल्कुल उनको सुअर नहीं कहूंगा, मैं सुअर का अपमान नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ये सुअर से भी गए गुजरे लोग हैं, मैं इनको सुअर बिल्कुल नहीं कहना चाहता। ये अनायास चिल्ला रहा है। प्लीज मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और राजीव जी आप आ जाइए, थोड़े टेम्परेचर डाउन करें दोनों लोग प्लीज। राजीव जी आप भी कैसी गालियां बक रहे हैं, देखिए ये। असीफ वकार जी हाथ उठा रहे, सीधे उनके पास चलता हूं, मैं फ्रेम नहीं देख पा रहा हूं। असीफ वकार जी। जी बोलिए, अगर कहिए तो मैं अपनी बात रखूं। जी कहिए, मैं तो पहले भी आपको बुलाया था। जी देखिए, सबसे पहली बात तो कि सब लोगों को अपनी बात रखना चाहिए, और अगर किसी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर बर्दाश्त भी होना चाहिए। खैर उस लाइन पे नहीं जाऊंगा, दूसरी बात कर रहा हूं। बिहार में जिस तरह से दंगा हुआ, मुख्यमंत्री होने के नाते और डिप्टी सीएम होने के नाते नीतीश जी को और तेजस्वी जी को इस तरह के व्यवहार करना चाहिए था जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री हैं। हमारे पार्टी के, हमारे फ्लोर लीडर, हमारे पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब विधायक हैं। अकेला हमारा अख्तरुल ईमान बिहार शरीफ जाने के लिए गए, निकले और उनको सरहद पर रोक दिया। आप खुद तो जा नहीं रहे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी आप जा नहीं रहे अपनी आवाम का हाल लेने के लिए, जनता का हाल लेने के लिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक अख्तरुल ईमान जब वहां पहुंचते हैं तो उनको डीएम और एसएसपी और पुलिस लगाकर उनको सरहद में नहीं घुसने दिया जाता है। और हमारी पार्टी के चारों भागे हुए बेईमान,
हमारी पार्टी के चारों भागे हुए जिन्होंने जनता से बेईमानी की और जाकर सरकार ज्वाइन कर ली, तेजस्वी जी के साथ चले गए, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तेजस्वी जी का किसी तरह का कोई बयान नहीं आता है, यहां बदनाम किया जाता है। मुसलमानों का मदरसा जला दिया गया, सबसे पुराना मदरसा अजीजिया, हमारे कुरान करीम और हदीसों की किताबों को जला दिया गया और उस पर आरोप भी हम ही पर लग रहे हैं। सर, यह बर्दाश्त तो नहीं होगा। बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो, अब किसी भी तरह के दंगे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग तलवारें, चापड़, गड़ासे, छुरियां, पिस्तौलें हाथ में लेकर चल रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार के लिए काम करने वाली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर चित्तरंजन गगन जी के पास चलता हूं। चित्तरंजन गगन जी, गंभीर आरोप है ये एमआईएम के, उनके पार्टी के विधायक को जाने नहीं दिया, उनके विधायकों को आपकी सरकार में तोड़ लिया गया, क्या ये उचित है? और आप वहां पर हथियार लेकर लोग चल रहे हैं, ये भी आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, जो कह रहे हैं कि विधायक को तोड़ लिया गया है, वहां का जो जनमत था, विधायक जो वहां से चुन के आए थे, उन पर वहां के जो वोटर थे उन लोगों का दबाव था। उन लोगों ने महसूस किया कि उन लोगों का निर्णय गलत था और उन लोगों के दबाव पर वहां के प्रतिनिधियों ने राजद ज्वाइन किया है। इसलिए अगर यह आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। सवाल है दूसरी कि जब वहां पर एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि हाँ स्थिति नाजुक है, दंगा हो रहा है, सब है, जब धारा 144 वहां पर लागू था, फिर उसके बाद में आप वहां पर जाकर चित्तरंजन गगन साहब बड़े नेता है, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, आप सीमांचल में आपने कहा जनता का दबाव था, एक जनमत संग्रह करा लिया जाए, जनमत संग्रह करा लिया जाए। भगोड़े विधायकों के साथ है या एमआईएम के साथ है? अरे सुन लीजिए। और जहां पर आप जनमत संग्रह कराने से क्यों डर रहे हैं आप एक काम कीजिए, आप चारों से इस्तीफा दीजिए। असीम भाई बोलने दीजिए, असीम भाई बोलने दीजिए, असीम भाई बोलने दीजिए। मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। सर नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मेरा मतलब चलिए एक लाइन के बाद खत्म, उसके बाद सिर्फ चित्तरंजन जी बोलेंगे। एक लाइन बोल दूं फिर आप बोलिएगा। बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। अरे एक लाइन चित्तरंजन भाई, एक लाइन। आप बोल रहे थे, आप कह रहे हैं जनता का दबाव था, मैं कह रहा हूं या तो जनमत संग्रह करा लीजिए या चारों विधायकों से इस्तीफा दिला दीजिए और फिर से चुनाव में उनको भेजिए, उनकी हैसियत और औकात जनता बता देगी। चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। सुनिए, चुनाव आएगा पता चल जाएगा, जनता जान रही है, लोग जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या हरकत है, किसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं, लोग सारे समझ रहे हैं। लोग सब समझ रहे हैं कि आप किसके हित ऐसी है, सब लोग समझ रहा है, या कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि कहां किसके इशारे पर और कहां से आप गाइड होते हैं और क्या एक्शन होता है। चच्चा नीतीश, सुन लीजिए पहले। चच्चा नीतीश बीजेपी के साथ 15 साल सरकार चलाने के बाद आपको शर्म नहीं आती? चित्तरंजन जी, आप बेवकूफ समझे आपको शर्म आती है क्या? आपके हरकत से आप बता रहे जनता का दबाव था मिलता है। आप एक्सेप्ट कीजिए मेरा चैलेंज, आपके हरकत से आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और चारों गद्दारों से इस्तीफा दिलवाइए और दोबारा चुनाव में जाइए। देखिए भी आपकी हैसियत, आपकी पार्टी की हैसियत और चारों को जवाब देगा। आपकी मंशा क्या है, आपकी राजनीतिक लाइन क्या है, लोग नहीं समझ रहे, सब समझ रहा है। आप हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। मैं दीपक जी कह रहा था, राजीव जी की बात उसको आपने छोड़ दिया। असीम जी बोल लिया, असीम जी बोल लिया, चित्तरंजन जी शरीफ व्यक्ति है, उनको अपनी बात खत्म कर दीजिए। असीम भाई, गलत बात है, आपने बोल लिया ना, मैंने मौका दे दिया, चित्तरंजन जी खाली बोलेंगे। अब चित्तरंजन जी की आवाज जाएगी, आवाज किसी की नहीं काटी है। मैं असीम भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, असीम भाई बोल दिया अपनी बात, अब रिपीट कर रहे हैं। चित्तरंजन जी कंक्लूड करिए अपनी बात। दीपक जी, मैं कह रहा था कि राजीव जी ने जो कहा, माननीय गृह मंत्री सब जगह चुनावी सभा में भाषण देते घूम रहे हैं, लेकिन उनको यह सेंसिटिव मामला, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर एक गुजराती आकर वहां पर अपने को यह बताकर कि मैं पीएमओ का ऑफिसर हूं और वहां पर प्रोटोकॉल लेता है, वहां पर स्पेशल सुरक्षा लेता है, सीमा पर जाता है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठकर मीटिंग करता है, मिलिट्री के हाई ऑफिसर के साथ बैठकर मीटिंग करता है। अब यह बताइए कि जिस सरकार का गृह मंत्री
पूरे देश में घूमकर अपने भाजपा का एजेंडा लागू करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और उसी गृह मंत्री के मातहत जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी ने कोई सवाल उठाया? भाजपा के जवाब देंगे कि वह किरण पटेल जो था उसका वही नहीं, किरण पटेल के पिताजी जो हैं तो वहां सीएम ऑफिस में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। इतना बड़ा मामला हो गया, महीनों तक हुआ, गृह विभाग मेरा क्या कर रहा था? अरे इसका बिहार से क्या मतलब चितरंजन जी? मामला हुआ, गंभीरता से हुआ, सबने दिखाया, वो पकड़ा भी गया। लेकिन चलिए आपके आरोप है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। बिहार के अंदर प्रेम शुक्ला जी, आपको लग रहा है आज फोन हो गया है, नीतीश कुमार जी को फोन कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हो सकता है नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाए, तब तो बिहार में वाकई ये राजीव रंजन जी के हालात काफी अच्छे हो जाएंगे। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि क्या श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीमान नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी प्रस्तावित कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी तो भयवश खुद ही अपना नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर राजद जो है उनके लिए प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव कर भी रही है तो उसमें उनको प्रधानमंत्री बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है किसी तरह से मुख्यमंत्री पद से विदा हुए। तो मुख्यमंत्री पद से विदाई के लिए श्रीमान लालू प्रसाद यादव से उन्होंने फोन पर बात की नीतीश जी ने, तो लालू, ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ बिहार के, कि लालू जी ने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि मुख्यमंत्री पद का दायित्व तो आप कब जो है तेजस्वी को दे रहे हैं। तो जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र के लिए, और पुत्र के पास निश्चित तौर पर सीटों की संख्या जो है वो नीतीश की तुलना में ज्यादा जनादेश जनता ने दिया था, ये तो सबके सामने है। तो अब जो है नीतीश कुमार जी को क्या देश के सारे लोग जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार रहे हैं क्या? तो स्वीकार सकते हैं, स्वीकारिए। हम तो कह रहे हैं कि स्वीकार लें उनको, जिनको बिहार की जनता तीसरे नंबर की पार्टी मानती है, और उनको जो है देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में जो है स्वीकार लेगी, ये कल्पना अच्छी है। वो कल्पना लोक में विहार करने का अधिकार जो है राजीव रंजन को भी है और चितरंजन गगन को भी है, वो कर सकते हैं विहार कल्पना। ठीक है, मैं सीधे राजीव रंजन जी से लेता हूँ। राजीव जी, मेरा सीधा सवाल, चलिए आपने बीजेपी से अलग हो गए, आपने आरजेडी के साथ गठबंधन बना लिया, लेकिन मैं नेहा की गाने की एक लाइन कोट कर रहा हूं जो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, और जो बीजेपी भी कई बार कहती है, 15 साल पप्पा रहे 15 साल चच्चा। मतलब 15 साल तो लालू जी, राबड़ी जी, उनका परिवार रहा, 15 साल नीतीश कुमार जी रह लिए। अब किस नाम पे वोट मांगेंगे अगर 2024 में पीएम के कैंडिडेट बन जाते? तो भी सबको पता है बिहार में क्या हुआ पिछले 30 सालों में। देखिए, बिहार की जनता को ये पता है। नेहा राठौर ने इसके पहले उत्तर प्रदेश में काबा भी गा चुकी है, और मैं नहीं समझता हूं कि नेहा राठौर के उत्तर प्रदेश में काबा का जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी दे पाए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जनता से बड़ी अदालत कुछ भी नहीं है। जनता ने अगर बार बार नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा किया है, और अगर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे पैमाना अगर हो सकते हैं, तो देश के ज्यादातर राज्यों के चुनाव नतीजे, उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाल के दिनों में गए, और अभी सिलसिला जारी है। कर्नाटक, तेलंगाना, इनका जाना बिल्कुल तय है, ये कहीं से भी कुछ इनको हासिल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर पैमाना ये है, जेडीयू 3 में 13 में नहीं है ना कर्नाटक और तेलंगाना, और आप अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं बीजेपी हार जाएगी। हम उन शक्तियों के साथ हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी बिल्कुल नहीं होने देगी, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री होंगे या कोई और, ये जनता के जनादेश के बाद चुने हुए प्रतिनिधि तय करें, या उसके पहले कोई अलायंस तय करे, या पोस्टपोन सिनेरियो बने। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं होने जा रही। कल्पना लोक में हम लोग नहीं विचरण कर रहे हैं, कल्पना लोक में वैसे लोग विचरण कर रहे हैं जिन्हें दल बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। और मैं जानता हूं कि कुछ लोग कल प्रधानमंत्री जी के पिताजी को भी चुनौती दे रहे थे महाराष्ट्र में बैठकर, उन्हें दल बदल करके अपनी सियासत चमकाने का अवसर आगे भी मिलेगा। प्रधानमंत्री का पद एक कप की तरह है, जो गिरेगा फूट जाएगा। उस प्याली के अंदर जो चम्मच होगा, वो चम्मच कभी नहीं टूटेगा, वो कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा।
अरे जब प्याली टूट जाएगी तो चम्मच क्या करेगी राजीव जी? ये तो चम्मच किसी जब प्याली टूट जाएगी तो चम्मच क्या करेगी? चम्मच किसी दूसरी प्याली में सेट हो जाएगी। अच्छा, चम्मच किसी, मतलब ये ठीक है। जैसे नीतीश कुमार जी हर बार नई थाली में सेट हो जाते हैं, आपने भी चम्मच को दूसरी कप में सेट कर ही दिया। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास जाता हूँ। संगीत जी, ज्यादा अलायंसेज भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं आप चाहे तो मेरा उत्तर भी ले सकते हैं, इनको उत्तर भी देते थे। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं तुरंत संगीत रागी जी के पास जाऊँ। संगीत जी एक मिनट रुकिए, उत्तर भी लेना अलायंस बनाया, तोड़ा। अब उत्तर भी सुनते जाइए राजीव रंजन जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजीव रंजन जी उत्तर सुनते जाइए। अब छोड़ा और तोड़ा। अब आप व्यग्र हो रहे हैं, जरा उत्तर सुनते जाइए। श्री चौरसिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक था। भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूं, लेकिन राजीव रंजन जी का दोगलापन इसी में है कि आरजेडी में भी रहे हैं, कुछ दिन शिवसेना में भी रहे हैं और या जदयू में आ गए हैं। तो दल बदलू राजीव रंजन है, प्रेम शुक्ल नहीं है। प्रेम शुक्ल की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन राजीव रंजन जो है, चूंकि इनको दल बदलने की आदत है, यहाँ से वहां कूदने की आदत है। इनका नेता भी पलटू राम है, तो पलटू रामों की यही दशा है। पलटू रामों की यही दशा है। पलटू राम बहुत आपका चेहरा प्याज जैसा हो गया। पलटू राम जी कैसे कैसा लग गया? अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आते, मुद्दे पर आते। हो गई बात, मुद्दे पर आते। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, चम्मच और कोई किसी कप में सेट होगी, चम्मच सेट होगी और किसी कप में 2024 के बाद। देखिए दीपक जी, जो क्लास का जो फिसिड्डी बालक होता है ना, जो क्लास में हमेशा फेल करते रहता है, उसकी इच्छा होती है कि फर्स्ट क्लास जो लाने वाला है ना वो भी फेल कर जाए, उसकी उम्मीदें यही होती है। तो नीतीश कुमार वही स्थिति में है, तीसरे नंबर की पार्टी है। अभी आप याद होगा पिछला 3 चुनाव, सक्सेसिव चुनाव बिहार विधानसभा का देख लीजिए, उनकी वोटों का प्रतिशत कमते गया है। इसके अतिरिक्त उनका जो सीट्स है वो कमते गया है। और वो पार्टी कहती है, उनके प्रवक्ता आकर के बड़ी बड़ी डींगे यहाँ पर हाँकते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट। अरे पिछले लोकसभा में आपके जो कैंडिडेट थे वो नीतीश कुमार का फोटो हटा करके प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे थे कि नीतीश कुमार से जीत नहीं पाएंगे, नीतीश से प्रधानमंत्री के बदौलत जी रहे थे। एक और बात कह दूं, मैंने इसीलिए कहा निकम्मा मुख्यमंत्री कि जो मुख्यमंत्री 20 साल तक रहता हो, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 16% के आसपास हो, और वो व्यक्ति सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बर्बाद कर दिया हो, ऐसा आदमी जब गवर्नेंस की बात करता हो तो लगता है जैसे शैतान कोई वेद मंत्र के बारे में बात करना चाह रहा हो। नीतीश कुमार की वही स्थिति है। जिस व्यक्ति ने बिहार, आज जितने महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, आप जरा उनकी जीडीपी देखिए कहां से कहां चला गया है, आप उनके यहां इंडस्ट्री देखिए कहां से कहां चला गया है। और एक ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री जो बिहार को आदमी भी जातीय लैंग्वेज रहा हो, मुख्यमंत्री पद का सम्मान हो, पद को कद मिले, सीधी बात है। बिहार को गर्त में ही ले जाकर के ढूंढे, ऐसा व्यक्ति बिहार को गर्त में ले जाकर के छोड़ने वाला है। ऐसा व्यक्ति बिहार को 21वीं सदी में ले जाने वाला नहीं है, जो आज भी 1960 और 70 की राजनीति करता हो और सिर्फ अपने अहंकार और अपने घमंड के लिए, कभी भी बिहार को बेहतर करने के लिए नहीं। उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति यदि कहे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का चेहरा, अरे कहां राजा भोज कहां गंगू तेली वाली जो कहावत होती है ना, वही नीतीश कुमार के है। नीतीश कुमार जैसे रावण का भी 10 सिर था लेकिन एक ही सर बोलता था। विपक्ष का 16 चेहरा है और 16 रावण की तरह बोलते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद आज 2024 में लोग इतने बड़े होकर कह रहे हैं अरे नरेंद्र मोदी कहीं नहीं रहेंगे। अरे आपकी अपनी हैसियत कहां है, ये देख लीजिए। बिहार की राजनीति में आप कहां पर हैं? ठीक है। बहुत सारे लोग, चितरंजन गगन जी, कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब तो अपोजिशन को जो है 2029 की तैयारी करनी चाहिए। 2024 तो गया, क्योंकि आप लोग तैयार ही नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये बोल रहे हैं। 327 दिन बाकी है, आप लोग अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि 16 में कौन आदमी बोलेगा, कौन आदमी खड़ा होगा, कौन आदमी कैंडिडेट होगा, कौन मोदी जी के सामने होगा। दीपक जी, पहले भी इतिहास यहाँ का बदल चुका है, पहले भी आप देख चुके हैं। सर मैं देख चुका हूँ, लेकिन अब राजनीति भी बदल चुकी है चितरंजन जी, ये भी समझना पड़ेगा। नहीं, आप 89 में देखिए, आप 77 में देखिए,
और अभी जो बोल रहे थे रागी जी बोल रहे थे और प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, अभी 8 गगन साहब आप तो जानते थे ना एसपी शुक्ला, एसपी सिंह साहब को, मेरे गुरु थे, वो क्या बोलते थे समाजवादियों के बारे में कि काट की हांडी को एक ही बार चढ़ाया जा सकता है। एक बार 1977 में आपने चढ़ाया, दूसरी बार 1989 में चढ़ाया आपने, तीसरी बार आपने 1996 में चढ़ाया। क्या हुआ उस काट की हांडी का? दोबारा बनी वो? नहीं दीपक जी, अभी मात्र 9 महीना पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार विधान मंडल के परिसर में और उन्होंने कहा था कि नीतीश जी बड़े समाजवादी नेता हैं और विकास पुरुष हैं। लंबे चौड़े कसीदे उनके द्वारा पढ़े गए थे नीतीश जी के बारे में, और यह सत्ता से हटते ही नीतीश जी जो है सो इनके लिए खलनायक हो गए, इसलिए कि नीतीश जी को देखकर बेचैनी इन लोग की हो रही है। अब ये लोग यही गिन रहे हैं कि कौन साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं असीम वकार जी के पास चलता हूँ, असीम वकार जी के पास चलता हूँ, उनसे भी समझ लेता हूँ। असीम वकार जी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? पर माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तो है वो 15 साल से 17 साल से, प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में जैसी प्लानिंग चल रही है बिहार में, उसको देखते हुए? अडानी साहब काफी है आपको हटाने के लिए, बकिए छोड़िए सर। चलिए, अब नेता नहीं बचा तो अडानी को ले आए आप। अरे कोई नेता का नाम बोल दीजिए गगन साहब, कोई नेता का नाम बोल दीजिए कि ये प्रधानमंत्री जी को हटा देगा। भ्रष्टाचार पर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो जनता पूछती है कि सबसे बड़का भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, असीम वकार जी जवाब दीजिए, 2024 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे आज के राजनीतिक हालात को देखते हुए? आप भी बहुत बड़े विश्लेषक है भाई। देखिए, नीतीश कुमार जी का अगर अल्ट्रासाउंड करा दिया जाए तो उनके दिल में 5-6 कमल के फूल छुपे मिल जाएंगे। वो पैदाइशी जनसंघी हैं। उनकी चलो आपने बीजेपी दौड़ती है। ये आपने नया राष्ट्र गठबंधन अभी हुआ है वो अपना वजूद बचाने के लिए हुआ है। मैं आपको एक बार बताऊं, वैसे ये टिप्पणी मैं करूं ना करूं, मैं सोच रहा हूं। आरजेडी से है, मुझे बड़ा डाउट है उसमें कमल के फूल मिलेंगे या उनका दिल भी मिलेगा। नहीं, बीजेपी के ये देखिए स्टार पार्टी चल रही है। अब देखो माइनॉरिटी वोट तो गए, एआईएमआईएम के पास से गए, और आप तो चाह रहे होंगे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाए। तो अगर ये भी बता दीजिए कि ओवैसी साहब के दिल का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो किसके फूल मिलेंगे वहां पर? उसमें हिंदुस्तान मिलेगा, उसमें अंबेडकर जी मिलेंगे, उसमें गांधी जी मिलेंगे, उसमें भारत के सभी मजहब और सभी मजहबों की खुशबू मिलेगी ओवैसी साहब के दिल में। और आपने कहा कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाए, आपका मतलब मैं समझता हूं कि आपके वाक्य शुभ हो जाए। हमारी पार्टी के शुभ मत बोलिए आप। क्या एक आदमी ने जय श्री राम बोल दिया था, आपकी निकाल दिया था उसको पार्टी से, JSR बोलने लगे उसके बाद। आप पता है ना वकार साहब, शुभ मत बोलिए, हिंदी का शुभ वर्ड मत यूज करिए, एआईएमआई में दिक्कत हो जाएगी। सर समझिए, सर एक काम कीजिए, आप अभी ऐलान कराइए, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, 1 करोड़ नौकरी हिंदुओं को अगर कल दे दें तो मैं दिन भर में कम से कम 100 बार जय श्री राम बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, मैं ये काम करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं आप 1 करोड़ नौकरी हिंदुओं को दिलवा दीजिए। उतनी नौकरी आप असदुद्दीन ओवैसी से दिलवा दीजिए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। बोलिए, चलिए चैलेंज हो गया हमारा, उतनी नौकरी दिलवा दीजिए ओवैसी साहब से। सर ओवैसी साहब सरकार में कहाँ है? क्या बात करते हैं साहब? ओवैसी साहब सरकार में कहाँ? बनवाइए, प्रधानमंत्री दिलवा देंगे। ओवैसी साहब बनवाइए, प्रधानमंत्री दिलवा देंगे सर। प्रधानमंत्री बन जाए वो अच्छा, कमाल ये देखिए, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से, नौकरी नहीं दिला सकते वो, नौकरी नहीं दिला सकते। सर मैं बताता हूँ, मैं नेताओं के लिए बचपन में जब स्कूल में डिबेट होती थी तो बोला करता था कि अगर शब्दों से खेती होती, अनाज निकलता, अगर शब्दों से अनाज निकलता तो इस देश में कोई भूखा रस होता। बात तो सुनिए, नेताओं की प्रॉब्लम ही है ये बोलना, कुछ भी बोलना। सुनिए सर, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से, जवाब दे रहे हैं आप। ना मैं तो आपको काउंटर दे रहा हूँ, मैं काउंटर दे रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, कल के कल दीजिए, ये जय श्री राम बोलेंगे। मुझे पता है आप 1 करोड़ दे देंगे, उसके बाद भी ये नहीं बोलेंगे। देख, करोड़ों लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नौकरियां 2014 से 18 के बीच में मिल गई, और पहले इस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में खड़े होकर किस सेक्टर में कितनी नौकरियां बनी
और कितने लोगों को मिली, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। तब इन्होंने तो तब भी ये अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, तब भी जय श्री राम नहीं कह रहे थे। और भाई आप अल्लाह अकबर ही लगाइए, जय श्री राम जो है वो इतने लोग जय श्री राम बोलने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि लोग चाहते नहीं है कि जिसका जो है अकीदा अल्लाह में भी नहीं हो वो जय श्री राम बोलकर भी क्या करेगा। ठीक है, मैं यही रुकूंगा, यही हम ब्रेक लेंगे। लेकिन आज क्या कारण था, हमने डिबेट करी बिहार में काबा, नेहा का गाना। नेहा एक बार चलते चलते गाना हो जाए, उसके बाद आप फेड आउट कर लेंगे, हम अगले अपने कार्यक्रम की तरफ चल लेंगे। ओके, मैं फिर से सुना देती हूँ। फिर से वही गाना सुना दो जो सुनाया था। बिल्कुल सुना दीजिए, आज का हमारा न्यूज पैक आपका गाना है। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। काबा बिहार में काबा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में। काबा बिहार में काबा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। जी न्यूज़।